नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हाजिर है लेकर दिन भर की बड़ी अहम और वो खबरें जो आपके काम की हैं और आपके फायदे की भी। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के प्रदूषण पर केजरीवाल लाए यूपी, हरियाणा और राजस्थान का एंगल। पराली के लिए मान सरकार को भी बताया जिम्मेदार, कहा यह वक्त राजनीति का नहीं। बीजेपी ने कहा केजरीवाल को फिर से घेरा। जहरीली हवा से बचाव के लिए दिल्ली में प्राइमरी तक सिर्फ ऑनलाइन स्कूल। सरकार ने आधा स्टाफ किया वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोल डीजल वाली कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री हुई बैन। गुजरात के चुनावी गदर में आपने इशुदान गढ़वी को बनाया सीएम का चेहरा। बीजेपी का भी मिशन कैंडिडेट पर महामंथन। 58 सीटों की लिस्ट जल्दी ही होगी जारी। बाजार में आखिरी 30 मिनट में आज हुई शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी निचले स्तर से 100 से ज्यादा पॉइंट्स उधरा। मेटल, तेल, गैस शेयरों में आज रही खरीदारी। सेंसेक्स 114 तो निफ्टी 64 अंक चढ़कर बंद। और इमरान पर हमले से भड़के समर्थकों का पाकिस्तान के कई शहरों में हंगामा। पेशावर में सेना के टैंकों पर चढ़े लोग तो इस्लामाबाद में लगाया गया लॉकडाउन। चलिए अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली में प्रदूषण के चलते अब सरकारी दफ्तरों के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिए गए हैं। निजी कंपनियों को भी यही एडवाइजरी दी जाएगी। वहीं 8वीं तक स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक के क्लास भी जहां तक संभव होंगे ऑनलाइन चलाए जाएंगे। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाली कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब दिल्ली में सिर्फ आवश्यक सेवाओं और सीएनजी वाले कमर्शियल व्हीकल्स को प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में हर तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी फिलहाल रोक दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि गाड़ियों के लिए ऑड इवन स्कीम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी के करीब पहुंच चुका है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा और आखिरी स्टेज लागू किया जा चुका है। दिल्ली के प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख भी दे दी है। तो ये था दिल्ली का सूरत हाल। इस समय क्या है देखिए, तस्वीरें देखिए जरा दिल्ली की। ये दिन की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि आप ज्यादा दूर तक इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ धुंध और कोहरा है। ये स्मॉग है, जी हाँ, ये प्रदूषण है जो आपको दिखाई दे रहा है। और अभी क्या प्रदूषण के ताज़ा हालात हैं ये हम रोहन से पूछेंगे जो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रोहन, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो वाकई बहुत खराब है। आप खुद दिल्ली में मौजूद हैं और इनफैक्ट आपने मास्क भी लगा रखा है। क्या हालत है इस वक्त दिल्ली की? जी, मास्क लगाना एक बार फिर से मजबूरी हो गई है और ये कोरोना की वजह से नहीं बल्कि प्रदूषण का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। इस वक्त हम सीवियर प्लस कैटेगरी में है, 450 के पार है जो औसत AQI है। औसत का मतलब ये भी है कि कई सारे दिल्ली के इलाके जैसे कि सोनिया विहार, वजीरपुर, बवाना, नरेला, यहाँ 500 के लगभग या 500 के पार भी जा चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो सीवियर प्लस कैटेगरी को भी क्रॉस कर चुका है कई जगहों पे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा यहाँ पे लोगों को सांस लेना। खास तौर पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड से अभी कुछ समय पहले उभरे थे, उनको खास तौर पे दिक्कत आ रही है। जो अस्पतालों से हम बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ऐसे मरीज ज़्यादा है जिन्होंने कोविड में उनको किसी तरह की दिक्कत हुई थी, अब उनको दोबारा से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आंखों में जलन की समस्या है, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम बढ़ गई है यहाँ पे दिल्ली NCR में। और अस्पतालों में बहुत कई गुना जो मरीज हैं सांस लेने की जिनको दिक्कत हो रही है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वक्त जो इस पूरे सीज़न का जो सबसे ज़्यादा पीक पर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो अभी दिख रहा है, आज दिख रहा है। कल रात से हमने देखा था कि 451 था। अभी भी पूरे अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो अलग अलग इलाकों में कहीं 460, कहीं 470 इसके अराउंड आपको एयर क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है दिल्ली NCR की। और चूंकि ये मामला इतना राजनीतिक हो चुका है तो आज हमने देखा, चाहे वो सरकार हो या जनता हो या सुप्रीम कोर्ट हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, हर जगह इसकी गूंज देखने को मिली। जो फोरकास्ट है अगले कुछ दिनों का, थोड़ी सी राहत यह है कि कल परसों में शायद आपको हल्की सी राहत देखने को मिलेगी। जो सफ़र जो केंद्र सरकार के का जो एक विंग है जो पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है उसके मुताबिक कल परसों में हो सकता है कि थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन कल सुबह तक कम से कम पॉल्यूशन से निजात नहीं मिलेगी। अभी लोगों को बहुत ही जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा, कम से कम आज तो पूरे दिन ही।
जी, तो ये है दिल्ली का सूरत हाल, जहां पर स्पाइट अभी दिख नहीं रहा, रोहन बता रहे हैं और तस्वीरें हमें बता रही हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात क्या हैं। इधर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच आज अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने ज्यादा पराली जलाने की घटनाओं की जिम्मेदारी ली, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली या पंजाब की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। यह समय ब्लेम गेम और राजनीति का नहीं है, बल्कि मिलकर समाधान खोजने का है। दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के। अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं और इस साल और कम हो। अभी हमने वो छोड़ा नहीं है, ये हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे जला दो या को। पर्चे दर्ज की बात है, पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। इधर प्रदूषण को लेकर केजरीवाल और पंजाब सरकार पर बीजेपी के हमले भी जारी हैं। बीजेपी ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटना में 34% का इजाफा हुआ है, जबकि बीजेपी शासित हरियाणा में 30% की गिरावट आई है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 2 मिनट में प्रदूषण खत्म करने का दावा किया था, उसका क्या हुआ? आपने अपने इस वक्तव्य में कहा है कि आपके पास वो रेडीमेड सॉल्यूशन आपने पूसा में आपने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर बनाया था। ये जो सॉल्यूशन बनाया था ये इतनी सस्ती है, इसके कैन आपके घर में रखे हुए हैं, खाली बांटना है, क्योंकि मोदी जी कहीं क्रेडिट न ले जाएं इसलिए वो बांट नहीं रहे हैं। अभी तो वो कैन आपके घर में ही है, आप वो कैन लेके उजाड़ क्यों नहीं देते हैं? आप डाल दीजिए। आपने कहा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, यही कहा था ना, 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा, फ्री में बंटवा दीजिए, इतनी सस्ती है। अरविंद जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। देयर इज पॉल्यूशन ऑफ योर इंटेंट, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग विथ यू। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी को प्रदूषण पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो खुद उल्टे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ब्रिगेड है वो प्रदूषण पे बोलने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदूषण पे बोले। जो प्रदूषण फैला रहा है, एलजी साहब के पास बोलने का अधिकार है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल क्लियर करती है तो हमारे हाथ में है। पंजाब वाले तो पंजाब की बात है, जो हमारे हाथ है वो नहीं करने दे रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैन होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है, उसको प्रदूषण की चिंता है इतनी ज्यादा। चलिए, तो यहां दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ रहा है और राजनीतिक गर्मी भी या सरगर्मी भी। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन प्रदूषण का जो AQI जो उसका मानक है, मापक है, उसको कोई नीचे नहीं ला पा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब 10 तारीख को इस पर क्या सुनवाई करता है, उस पर नजर रहेगी। चलिए, इसी के साथ अब बात करेंगे गुजरात के चुनाव की, क्योंकि ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने CM पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इसुदान गढ़वी को अपना
पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा ऐलान किया है। आपने दावा, यानी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि 16 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्वे में गढ़वी के नाम पर मोहर लगाई है। गढ़वी को 73% वोट मिले और गोपाल इटालिया भी मुकाबले में थे, लेकिन वो बाजी जो है वो गढ़वी साहब ने मारी। इसदून गढ़वी गुजरात में पत्रकार रह चुके हैं। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पांस आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम तो ईशुदान गढ़वी होंगे नए क्या सीएम का चेहरा। और बता रहे केजरीवाल की कैसे उन्होंने इंटरनल वोटिंग के जरिए उनका नाम चुना है। तो ये आम आदमी पार्टी के तौर तरीके। खैर, हमारे साथ केतन जुड़ गए हैं, केतन जोशी अहमदाबाद से। और केतन, तो आम आदमी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है ईशुदान गढ़वी गुजरात में, हो सकता है आप जानते हैं, हम तो इस नाम को यहाँ इतना ज़्यादा नहीं पहचानते, लेकिन पत्रकार रह चुके हैं, ये वो बता रहे हैं। और आपकी नैया को क्या पार लगा पाएंगे ये? देखिए, ईशुदान के बैकग्राउंड की बात करें तो ईशुदान यहाँ के स्थानीय चैनल VTV के संपादक हुए और उसके बाद उन्होंने एक अपना शो शुरू किया जिसका नाम था महामंथन। महामंथन कार्यक्रम के जरिए उन्होंने किसानों की बात छेड़ी, महिलाओं की बात छेड़ी और युवाओं की बात छेड़ी। तो देखते ही देखते जो हम TRP की भाषा बोलते हैं उसमें भी वो अव्वल रहे और आम नागरिक के बीच ईशुदान गढ़वी पहुंच गए। 2.5 साल पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद ये मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, लेकिन आज सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आज दावा किया कि 16 लाख लोगों ने हमारे सीएम कैंडिडेट के ओपिनियन पर हिस्सा लिया था, जिसमें 73% वोट मिले हैं ईशुदान गढ़वी को। तो ईशुदान को यहाँ सब लोग जानते हैं, राजकीय गलियारे में भी उसका नाम था, क्योंकि जब वो डिबेट करते थे तो सारे लोग उस पर आते थे, क्योंकि काफी पॉपुलर शो हुआ करता था। और किसानों की जो समस्या है, आमतौर पर नेता ये सवाल उठाते थे, लेकिन ईशुदान ने पत्रकार रहते हुए ये सवाल उठाए, और न केवल किसानों में लेकिन हर वर्ग में वो पॉपुलर हुए। और अभी उनकी एज है 40 साल की। वो बेसिकली जामनगर के खंभाड़िया के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, और देखते ही देखते एक स्ट्रिंगर के तौर पर उन्होंने कैरियर शुरू की थी और संपादक के तौर पर कैरियर खत्म की और राजनीति की कैरियर शुरू की। आज अब वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो पूरे गुजरात में वो चेहरा नहीं थे, तब भी एक चर्चा तो छिड़ी थी कि आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है। और जो 1-2 सर्वे आए हैं उसमें 2 डिजिट सीट भी आम आदमी पार्टी को देखती मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात विधानसभा का ये चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। और दूसरी ओर कमलम में आज दूसरा दिन है जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो मिल रही है, उसकी अगुवाई अमित शाह खुद कर रहे हैं। और कल भी बैठक होगी और शेष 77 कैंडिडेट के ऊपर स्क्रूटिनी करेंगे, नाम भेजे जाएंगे दिल्ली में, और 14 या 15 तारीख को ऐलान होगा। तो बीजेपी ने भी कमर कस ली है, इस तरफ आम आदमी पार्टी भी मेहनत कर रही है। कहीं दिख नहीं रही है तो वो है कांग्रेस। अब शायद कांग्रेस को भी मैदान में आना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि ये चुनाव गुजरात का है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। कोई शक की बात नहीं इसमें केतन की, ये चुनाव गुजरात का बहुत दिलचस्प रहने वाला है। पहली बार शायद बड़े लंबे अरसे के बाद, या इनफैक्ट पहली बार वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, अगर कांग्रेस जैसा आप कह रहे हैं कि वो भी मैदान में उतरते हैं और कुछ करते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर गुजरात चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला और बीजेपी को किससे मिलेगी टक्कर, आज आवाज अड्डा में इसी पे करेंगे बड़ी बहस। शाम 7:57 पर चुनाव अड्डा, गुजरात चुनाव, बीजेपी को टक्कर। चलिए, तो ढेर सारी खबरें हो गई, हम जरा बाजार का भी रुख कर लेते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। आज बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। वीकली एक्सपायरी हमने कल देखी थी, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी दिन था। बाजार में आखिरी 30 मिनट में एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी, जिसमें सेंसेक्स 114 पॉइंट चढ़ा और 60,950 पर पहुंचा, तो निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर 18,117 पर बंद हुआ। चलिए बाजार का हाल लेते हैं, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित। आज कैसा रहा बाजार?
देखिए आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था तो पूरे दिन तो बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था, लेकिन लास्ट आवर में एक जोरदार बाइंग थी और जोरदार बाइंग के चलते दिन के ऊपरी स्तरों पर के आसपास मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप गेनर्स में निफ्टी के टॉप गेनर में रहा अदानी इंटरप्राइज करीब 0.7% का उछाल, हिंडाल्को 5% ऊपर, बजाज फिनसर्व करीब 4.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में आज रहा हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स के बाद 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, सिप्ला नंबर्स के बाद 1.5% नीचे और एचयूएल करीब 1% का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया, डालमिया भारत, आदित्य बिरला कैपिटल नंबर से पहले और सेल 3.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में एबी फैशन करीब 7% नीचे नंबर्स के बाद, वरुण बेवरेजेस लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एचपीसीएल और सिंजीन करीब 2.5 से लेकर 3.5% नीचे। एफएनओ में लीड कर रहा था अमर राजा बैटरी, शानदार नंबर्स के बाद 10% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 7% ऊपर, वेदांता 6.5% ऊपर और एक्साइड करीब 6.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। एफएनओ के लूजर्स में एबी फैशन, एचपीसीएल, कोरोमंडल और सिंजीन कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 6.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। आज मेटल का दिन था तो वेदांता 6.5%, हिंडाल्को 5%, वेल्सपन कॉर्प 3.5% और जेएसएल करीब 3.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एसबीआई जैसे दिग्गजों के नंबर है वीकेंड पे तो नजर रखनी होगी अगले हफ्ते के मार्केट्स पर भी। जी सुमित, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कह रहे हैं कि अगले हफ्ते के मार्केट्स पर नजर रखनी होगी, तो सुमित ही आज आपको मिलेंगे बाजार अगले हफ्ते करते हुए शाम को 7:25 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी बनाइएगा। फिलहाल शुक्रिया सुमित। चलिए आगे बढ़े। देश में बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने नेशनल ड्रग डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। इस पर सिफारिशें देने के लिए सरकार ने 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, डेटाबेस जो ये बनाया जा रहा है किस तरीके से काम करेगा, क्या होगा इसके अंदर? देखिए, सरकार जो एक नेशनल ड्रग डाटाबेस बनाने की तैयारी कर रही है। इस डाटाबेस के जरिए सरकार देश में बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग जो है वो कर सकेगी। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। ये कमेटी में 7 सदस्य जो होंगे। ये 3 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है ड्रग डाटाबेस जो है वो तैयार करेगी। इस डाटाबेस के अंदर आपको दवा की मात्रा, दवा को बनाने वाली कंपनी का नाम, उस इम्पोर्टर का नाम, उसके मार्केटर का नाम, सब जो है इसका डेटाबेस के अंदर जो आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ राज्यों के पास दवा बनाने वालों के डेटाबेस जो मौजूद है, लेकिन सरकार चाहती है कि इनको सबको कंबाइन करके राज्य नेशनल स्तर पर एक ड्रग डेटाबेस जो बनाया जाए, जिससे कि जो उपभोक्ता है वो सशक्त बन सके, उपभोक्ता के पास पूरी जानकारी जो है वो, और साथ ही साथ सरकार जो है दवाओं की क्वालिटी जो है उसको मॉनिटर जो है कर पाएगी। शुक्रिया असीम। तो अब दवाओं का डेटाबेस बनने वाला, सारी जानकारी उसमें मिलेगी। ग्राहकों को सशक्त करने के लिए कदम ऐसा बताया जा रहा है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे ट्विटर की, क्योंकि इलॉन मस्क ने आते ही साथ बांटना शुरू कर दी है गुलाबी पर्चियां यानी कि पिंक स्लिप। पूरा डिटेल ब्रेक के बाद। और अब कुछ और खबरें। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कंपनी के कर्मचारियों को बाहर करने का मन बना लिया है। आज भारत समेत दुनिया भर के ट्विटर ऑफिस में हलचल मच गई। बात दरअसल ये थी कि ट्विटर के कर्मचारियों की मेल आईडी अचानक से लॉग आउट हो गई, फिर कर्मचारियों को ऑफिस न आकर वापस घर जाने का मेल आया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने स्टाफ की छुट्टी होगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स है कि ट्विटर के करीब 7,500 से लेकर 3,700 कर्मचारी में से करीब 3,700 यानी कि आप समझ लीजिए 50% या उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर छुट्टी हो सकती है। बता दें कि ट्विटर में को खरीदते ही मस्क ने सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सिगल और लीगल हेड विजय गड्डे को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कर रहे हैं? जी आज हम कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए रियल एस्टेट की दिवाली की बात करेंगे। मतलब इस बार त्योहारों पर कैसी रही रियल एस्टेट की सेल, क्या आप लोगों ने घर खरीदे या अपने फैसले को आगे के लिए टाल दिया है? कारण ये रहा है कि ब्याज दरें इस समय ऊंची है और महंगाई का भी खतरा बना हुआ है। फिर भी क्या घर खरीदने के लिए सही वक्त है या आगे आपके लिए कोई और मुनासिब वक्त आने वाला है? ये सारी बातें आज करेंगे 7:57 पर। रियल एस्टेट कैसी रही दिवाली, आज का कंज्यूमर अड्डा। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज पर लगातार जारी रहता है। और हाँ, आप बस एक क्लिक के जरिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ताजा अपडेट और ताजा खबरें किसी भी वक्त किसी भी जगह ले सकते हैं, तो जरूर विजिट कीजिएगा। नमस्कार।